दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ओवरऑल देखा जाए तो आज हमारा 553 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 16,590 सवाल आज आपके तैयार होने वाले हैं। ठीक है, आज हमने जो टॉपिक चूज किया है इसमें हम चर्चा करेंगे जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। ये जो नाम पढ़ रहे हैं ना, ये अलग अलग जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। सवाल बनते रहते हैं, जैसे आपने सुना ही नहीं होगा तो आप बताएंगे कहां से। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, प्राइमेटोलॉजी क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी, जेनेटिक्स, हिमेटोलॉजी और हिपैटोलॉजी दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, नाम एक जैसे जरूर दिख रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इसी तरह से एंड्रोलॉजी, ओंकोलॉजी, साइटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इकोलॉजी, हम इन सभी शाखाओं के बारे में, इनसे जो जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उन चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो क्लास में बने रहेंगे तो फायदा आपको बहुत मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिस बच्चे को ये लगे कि नितिन सर की क्लास बड़ी अच्छी चल रही, मैं आपको बताना चाहूंगा ये तो फ्री की क्लास है। आप जरा सोचिए, नितिन सर यदि फ्री की क्लास के लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, इतना अच्छे कंटेंट आपको दे सकते हैं, तो अपने पेड कोर्स के लिए मैं कितना मेहनत करता हूंगा। और एक चीज बता दूं साफ तौर पर, YouTube से कई लाख गुना अच्छी क्लास आपको पेड क्लास में मिलेगी, क्योंकि वहां की बात ही निराली है। तो आप एक बार मौका दीजिए। हमारा कंप्लीट हिस्ट्री का बैच आ चुका है, कंप्लीट हिंदी का बैच आ चुका है, संपूर्ण इतिहास का, ये संविधान का बैच आ चुका है। तो आप एक मौका दीजिए, कम से कम क्लास का डेमो जाकर जरूर देखिए। ठीक है, हाँ, हेल्पलाइन नंबर भी आपको पता होगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहां से कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग दोस्तों किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, किस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों? ये जो बायोलॉजी शब्द है जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो याद रखेगा किसने? दो लोगों ने किया था दोस्तों। एक का नाम था लैमार्क, लेकिन शॉर्टकट में लैमार्क पढ़ने से खाली आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। पूरा नाम याद रखेगा, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। क्या नाम था दोस्तों? नाम है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। ठीक है, वैसे लैमार्क भी अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम यहां से चल जाएगा। इसी तरह से दूसरा नाम है ट्रेविरेनस। क्या नाम है? ट्रेविरेनस। ठीक है, इनका भी नाम दोस्तों केवल ट्रेविरेनस नहीं है, जैसे इनके नाम में जीन बैप्टिस्ट शब्द लगा, उसे ट्रेविनेरस के नाम में रेनहोल्ड शब्द लगा है। क्या लगा है? रेनहोल्ड। ठीक है, रेनहोल्ड ट्रेवेनेरिस। ठीक है, अच्छा, ये जो लैमार्क शब्द है ट्रेवेनेरिस, इसको एलटी करके याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्रेविनेरिस। ठीक है, ट्रेविनेरिस। ठीक है, या नेरिस। ठीक है, ट्रेविनेरिस। ठीक है, ट्रेविनेरिस। ठीक है, तो याद रखेगा LNT, इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग। LNT ने क्या किया था दोस्तों? ये सर्वप्रथम प्रयोग किया था बायोलॉजी शब्द का या जीव विज्ञान शब्द का, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल करा, जीव विज्ञान की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? ठीक है, बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं दोस्तों? तो देखिए, जब आप बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी की आप दो शाखाओं के बारे में आप जान लीजिए। एक है जूलॉजी। ठीक है, एक है जूलॉजी, जिसे आप कहते हैं जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। और बायोलॉजी जो था दोस्तों, ये जीव विज्ञान था। दोनों अलग अलग हैं, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों बॉटनी। ठीक है, बॉटनी जो दोस्तों, ठीक है, बॉटनी जो दोस्तों, इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, बॉटनी। तो याद रखेगा जूलॉजी और बॉटनी ये दो पार्ट होते हैं। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। ठीक है, आज की क्लास देखिएगा, बहुत सारे नए सवाल भी आपको मिलने वाले हैं। अगला है जंतु विज्ञान, यानी जो जूलॉजी की बात कर रहा है, जूलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो याद रखेगा जंतु मतलब हो गया सजीव जंतुओं का। ठीक है, तो याद रखेगा सजीव मृत दोनों तरह के जंतुओं का। तो याद रखेगा, पहले लिखिए जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अब इसमें दो चीजें याद रखेगा, सजीव और मृत। ठीक है, सजीव जंतुओं का भी अध्ययन किया जाता है और मृत जंतुओं का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे इस बात को, सोचेंगे जंतु विज्ञान है तो संभवतः सजीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। नहीं,
जीव जीव होते हैं, जंतु जंतु होते हैं, ठीक है, चाहे वो सजीव जंतु हो यानी जीवित अवस्था में हो, चाहे वो मृत अवस्था में हो, इन दोनों का अध्ययन दोस्तों इस जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। जो भी टेक्निकल चीज है उसको मैं अलग से यहाँ बता देता हूं आपको, ताकि कम से कम कुछ नई बातें आप जानते रहे, ठीक है। अगला सवाल करा, जंतु विज्ञान का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? जी हाँ, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखेगा, अरस्तु को कहा जाता है। और अरस्तु जो थे दोस्तों ये सिकंदर के गुरु थे, ठीक है। याद रखेगा, सिकंदर के गुरु कहे जाते हैं अरस्तु, ठीक है। तो अरस्तु जो थे, ये खैर यहाँ की बात नहीं, तो इसको हटा ही देते हैं यहां से, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ज्यादा फैक्ट हो जाएगा। तो याद रखेगा दोस्तों, अरस्तु को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी। जी हाँ, जंतु विज्ञान का जनक दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। अच्छा, मान लीजिए सवाल आ गया कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो देखिए ये तो कंफ्यूजन करने वाली बात है। चाहे आपसे जीव विज्ञान का जनक पूछे, ठीक है, चाहे आपसे जंतु विज्ञान का जनक पूछे, ठीक है, फिलहाल तो ये दोनों जो पदवी है इसके जनक की बात करें, ठीक है, ये दोनों पदवी दोस्तों अरस्तु को ही मिला हुआ है, ये आप याद रखेंगे। तो ये अलग चीज है कि भाई जूलॉजी अलग है, बायोलॉजी अलग है, लेकिन दोनों के जनक के रूप में हम अरस्तु को ही जानते हैं। मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं फादर ऑफ जूलॉजी लिख दिया, मान लीजिए सवाल आ जाए फादर ऑफ बायोलॉजी, आप तो कहेंगे यार नितिन सर ने तो फादर ऑफ जूलॉजी पढ़ाया था, बायोलॉजी तो पढ़ा ही नहीं। इसलिए दोस्तों मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने कहा ये दोनों बात आप जो है ध्यान में रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि जीवों के वर्गीकरण, ठीक है। देखिए धरती पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उनका वर्गीकरण करने का मतलब क्या दोस्तों? वर्गीकरण, जैसे मान लीजिए आपने घर में, जैसे मैं कहूं कबाड़ा खरीदने वाला जब आता है, कबाड़ आपके घर से निकलता है तो एक तरह की चीजों को अलग करता है, कागज से बनी चीजों को अलग कर देता है, प्लास्टिक वाले को अलग कर देता है, मेटल को अलग कर देता है ना। ऐसा क्यों करता है? कागज के साथ मेटल को? अरे भाई सबका क्लासिफिकेशन अलग अलग है। उसी तरह धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, या पेड़ पौधे हैं, उनका क्लासिफिकेशन जरूरी है। तो कह रहा है जीवों के वर्गीकरण का जब आप अध्ययन करते हैं तो इस वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, यह विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत ऐसा करते हैं? अब इसके दो नाम मिलते हैं, या तो वर्गीकी मिलता है या वर्गीकरण मिलता है। क्या मिलता है? इंग्लिश में हिंदी में शब्द मिलता है वर्गीकी, ठीक है, तो वर्गीकी शब्द मिल सकता है या वर्गीकरण शब्द मिल सकता है, दोनों आप याद रखेंगे। हाँ, इंग्लिश में आएंगे तो इसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी, TAXONOMY, टैक्सोनॉमी, ठीक है, TAXO, टैक्सोनॉमी, ठीक है। जी हाँ, टैक्सोनॉमी जो शब्द है दोस्तों ये वर्गीकी के लिए यूज किया जाता है। अब देखो, अगर मान लीजिए कभी हिंदी में लिख दिया, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी दे देता है, देखिए ऐसे भी दे देता है, ठीक है, टैक्सोनॉमी, बच्चा सोचेगा लगता है टैक्स वैक्स की शाखा है, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत टैक्स का अध्ययन करते हैं। हर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो कि बायोलॉजी पढ़ रहे हो? हाँ, ये नाम से ऐसा आ सकता है। या कुछ लोग और दिमाग सोचेंगे टॉक्सिक की बात कर रहा होगा, टॉक्सिक माने विष होता है, ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है, वो अलग होता है। एक होता है आप पढ़ेंगे आगे चल के सर्पेंटोलॉजी, ठीक है, उसमें सर्प से संबंधित अध्ययन करते हैं, ठीक है, टॉक्सिक के लिए भी अलग होता है। लेकिन यहां पर जो टैक्सोनॉमी है इसको थोड़ा आप याद रखेंगे, वर्गीकी के लिए ये इंग्लिश शब्द आता है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में जगह दीजिएगा। देखिए आज पढ़े रहेंगे, कल को आएगा तो आप समझेंगे, कम से कम जिंदगी में एक बार तो पढ़ लीजिए, है कि नहीं, तो वन टाइम कम से कम ये याद रखेंगे। कह रहा है जीव की आकृति, अच्छा ध्यान से समझिएगा, किसी भी जीव की आकृति, उसकी रचना यानी वो कैसा बना है, ठीक है, उसकी विशिष्ट संरचना गुणों के अध्ययन को, संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? भाई देखिए आकृति की बात हो रही है तो क्यों ना इसको हम सीधा सीधा कह दें आकृति विज्ञान। बताइए क्या हम इसे आकृति विज्ञान नहीं कर सकते हैं? अच्छा, आकृति विज्ञान शब्द पढ़कर कुछ लोग आइकोनोग्राफी की तरफ चले जाए। अरे आइकोनोग्राफी की मत चले जाइए, वो तो मूर्तियों के लिए आकृति विज्ञान की बात हो रही है, ठीक है। एक शब्द आता है आइकोनोग्राफी, मैं कहां लिखूं, ऐसे लिखिए यहां पे, ठीक है, आइकोनोग्राफी, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों मूर्ति कला का अध्ययन करते हैं, ठीक है,
इसके अंतर्गत मूर्ति कला का अध्ययन करते हैं। तो आइकोनोग्राफी अलग चीज है, ये जीवों की आकृति की बात कर रही है, उसकी संरचनात्मक गुणों की बात कर रहा है। तो ये जो शब्द है आकृति विज्ञान है, ये मार्फोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं मार्फोलॉजी। तो चाहे ये लिखा हो, चाहे आपसे इंग्लिश में लिखा हो मार्फोलॉजी, ठीक है, आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मैंने जूलॉजी को जंतु विज्ञान लिख दिया, बायोलॉजी को जीव विज्ञान लिख दिया, बॉटनी को वनस्पति विज्ञान लिख दिया। उसी तरह से मॉर्फोलॉजी जो शब्द है, इसको हिंदी में आकृति विज्ञान कहा जाता है। तो दोनों जानना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर क्या दे दे। मैं आपको आकृति विज्ञान पढ़ा के चला जाऊं, वो इंग्लिश वाला दे दे। तो हर जगह आपको कोशिश रखनी है कि इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा, इंग्लिश तो जरूर याद रखिए, उसके आने की संभावना प्रबल है, ज्यादा है। हिंदी ना भी याद रखेंगे तो चलेगा, इंग्लिश वाला आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं इंग्लिश को भी हिंदी में लिख रहा हूं, जिसे आप इंग्लिश कह देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण मनुष्य के विकास का अध्ययन, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। देखिए बहुत प्यारा सा सवाल है। मनुष्य के विकास का अध्ययन ये विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बताइए। हर मनुष्य का विकास होता है। मनुष्य बच्चे से धीरे धीरे क्या होता है, किशोरावस्था को प्राप्त करता है, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है और अंतिम में वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, ठीक है। तो इस दौरान मनुष्यों का विकास होता है। तो इसको किसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं? विज्ञान की कौन सी शाखा जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं? तो याद रखेगा, इसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी शब्द आप याद रखेंगे, एंथ्रोपोलॉजी से कहा जाता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी जिसके अंतर्गत मनुष्य के विकास का अध्ययन किया जाता है। एक नई चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, कई जगह पे लिखा रहेगा मानव जाति का समाज शास्त्रीय अध्ययन। थोड़ा डिफिकल्ट इसी चीज को मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्या दे दिया? मानव जाति का समाज शास्त्री अध्ययन, ठीक है। समाज शास्त्री अध्ययन ये क्या कहलाता है? अरे वही बात है भैया, मानव जाति का अध्ययन चाहे जैसे आप कर लो, ठीक है। कान ऐसे पकड़ लो, कान ऐसे पकड़ लो, कान ऐसे पकड़ लो, कोई अंतर है? पकड़ तो कान ही रहे हो ना। बस ध्यान देना है, मनुष्य के विकास की बात आएगी तो एंथ्रोपोलॉजी शब्द आप याद रखेंगे, वरना सवाल तो कैसे भी तोड़ मरोड़ के एग्जामिनर दे। एग्जामिनर का काम ही है बच्चों को फंसाना। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि कैसे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। मानव जैसी प्रजातियों, जैसे बंदर, ये मानव के जैसा ही होता है, व्यवहार करता है। वानर, वन में रहने वाला नर, वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, मनुष्य के जैसा बर्ताव करने वाला, आदि के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इंसान के पूर्वज कौन थे, तो हम कहते हैं कपी को अपना पूर्वज मानते हैं। हम कपी को ही अपना पूर्वज मानते हैं। क्यों? क्योंकि कपियों के व्यवहार में परिवर्तन के स्वरूप ही इंसान बने हैं। अगर आप आदिमानव की कहानी पढ़ेंगे तो आप यही चीजें देखते होंगे। तो इनका जो अध्ययन है, क्योंकि ये प्राइमेट कहलाते हैं, ये लोग क्या कहलाते हैं? प्राइमेट, ठीक है। ऐसे जीव जो दो पैरों पर खड़े हो सकते हैं, जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, उसे प्राइमेट के अंतर्गत रखा जाता है। इसीलिए इसे प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमेटोलॉजी, ठीक है। इसके लिए एक शब्द आता है प्राइमेटोलॉजी, ठीक है, प्राइमेटोलॉजी। क्योंकि दोस्तों आपसे परीक्षा में सवाल देता है कि प्राइमेट किसे कहते हैं, ठीक है। प्राइमेट किसे कहते हैं? तो याद रखेगा, ये जो बंदर है, ये जो आप वानर देख रहे हैं, ये जो आप गोरिल्ला वगैरह देखते हैं, वनमानुष वगैरह देखते हैं, ये सब दोस्तों किसके उदाहरण है? ईटीसी, ठीक है। ये सब प्राइमेट के उदाहरण है, ठीक है, जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति विकसित हुई। प्राइमेट में ही क्या होता है दोस्तों? सोचने समझने की शक्ति, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति होती। आम जंतुओं की अपेक्षा इनके अंतर्गत इनके अंदर ज्यादा कैपेसिटी होती है। तो याद रखिएगा, इनको प्राइमेट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करा अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता? अस्थियों का, ठीक है, अस्थियों का, हड्डियों का, ठीक है। आज अस्थि लिखा है, आपसे मान लीजिए चाहे अस्थि लिख दिया, अस्थियों का अध्ययन, या फिर दोस्तों कह सकता है हड्डियों का अध्ययन, ठीक है, हड्डियों का अध्ययन, ठीक है, हड्डियों का अध्ययन। ये किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो इसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अ से अस्थि, अ से ऑस्टियो, ठीक है।
तो याद रखेगा दोस्तों, इसका अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। तो ये शब्द आप याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। तो छोटे छोटे सवाल ही हैं, यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है कि मैं इधर उधर की बातें करूं, लेकिन जो भी हैं ये एकदम परफेक्ट है, इनको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। करा जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स आप कहते किसे हैं दोस्तों? अनुवांशिकता। जेनेटिक्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ ही होता है आनुवांशिकता, ठीक है, आनुवांशिकता। यही दोस्तों इसका अर्थ ही होता है जेनेटिक्स का। तो सिंपल सी बात है, जेनेटिक्स में अध्ययन हम किसका करते हैं? आनुवांशिकता का ही अध्ययन करते हैं। या और डिटेल में कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं आनुवांशिकता और वितरण, ठीक है, आनुवांशिकता एवं वितरण, ठीक है, एवं वितरण का अध्ययन दोस्तों किया जाता है। देखिए, हर जीव के अंदर के जो जीन होते हैं वो आगे के जीवों के जन्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आनुवंशिकता के फलस्वरूप ही ये जीन अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, करा हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? दो है, एक हीमेटोलॉजी है, एक हिपैटोलॉजी है। हीमेटो और हीपैटो ऐसे याद रखेगा। तो यहां म है, ठीक है, इसमें याद रखेगा, यहां शब्द है ही के बाद मैं, ठीक है, हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी शब्द है। तो याद रखेगा ये हीमेट जो शब्द बना है रक्त से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखेगा रक्त एवं रक्त विकार, ठीक है, रक्त एवं रक्त विकार। विकार मतलब रक्त के अंदर कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो ये उसके अध्ययन से संबंधित है, हीमेटोलॉजी, ठीक है। तो हीमेटोलॉजी याद रखेगा, ब्लड का एक अलग डिपार्टमेंट भी होता है जो इसी नाम से, हीमेट के नाम से जाना जाता है। तो वो सब भी ध्यान में रखेंगे। चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा में यकृत के उपचार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यकृत को हम क्या कहते हैं दोस्तों? यकृत को कई नामों से जाना जाता है। यकृत को लीवर कहा जाता है, यकृत को जिगर भी कहा जाता है, ठीक है, जिगर, ठीक है, याद रखेंगे। और ये दोस्तों सबसे मतलब सबसे अहम भाग होता है और इसके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। मैंने बताया था सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता, ठीक है, पुनरुद्भवन की क्षमता ये लीवर में ही पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, इससे संबंधित कौन सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं? तो याद रखेगा हिमैटो की जगह हिपैटोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिपैटोलॉजी। यहां पर याद रखेंगे यकृत में जो शब्द है दोस्तों पय शब्द है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्लड वाले में मैं शब्द है और यकृत वाले में पय शब्द है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कई जगह पे हिपैटोलॉजी शब्द मिला है, कहीं जगह पे हेपेटोलॉजी शब्द मिलता है। हिपैटो की जगह कई जगह पे हेपेटोलॉजी शब्द भी मिलता है दोस्तों। तो ये दोनों शब्द आप याद रखेंगे, एक जैसे हैं, प्रोनाउंसिएशन उसका अलग अलग है, तो इसको जरा ध्यान में रखेंगे आप सभी, ठीक है। और आगे आ जाइए। अगला सवाल दे रहा है कि शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की किस शाखा में पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों का अध्ययन किया जाता है? देखिए, पुरुष के विशिष्ट रोग जो है दोस्तों ये कहीं ना कहीं जननांग से संबंधित होते हैं। किससे? जननांग से संबंधित, ठीक है। जनन धन अंग बराबर जननांग हो जाता है, ठीक है, इससे संबंधित होते हैं। तो इनको कहा जाता है एंड्रोलॉजी। याद रखेंगे ये किस शाखा के अंतर्गत है, इसका अध्ययन किया जाता है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? तो याद रखेगा एंड्रोलॉजी, ठीक है, एंड्रोलॉजी ये जननांगों के अध्ययन से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, जननांगों की बात हो रहा है तो मूत्र का अध्ययन दोस्तों यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यह भी याद रखेगा, ठीक है। मूत्र का अध्ययन, ठीक है, इसको किसके अंतर्गत करते हैं? यूरोलॉजी, ठीक है, यूरोलॉजी, ठीक है, यूरोलॉजी। मूत्र का पीला रंग अब मैंने आपको बताया था यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है, वो सब आप याद रखेंगे। चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कैंसर का उपचार चिकित्सा की किस शाखा के अंतर्गत, विज्ञान की किस चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये ओंकोलॉजी। आप कभी हॉस्पिटल जाइए आपको ओंकोलॉजी डिपार्टमेंट ही मिल जाएगा। तो याद रखेगा ये कैंसर का उपचार संबंधित किससे दोस्तों? याद रखेंगे ओंकोलॉजी से, ठीक है, ओंकोलॉजी कहा जाता है। ओंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का उपचार, ठीक है, कैंसर के उपचार का
उपचार का अध्ययन दोस्तों इसमें किया जाता है कि कैसे कैंसर का उपचार किया जा सकता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। ये सारी बातें हम ओंकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, समझते हैं। और आगे चलिए, करा कोशिका के विज्ञान, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, यह कहने का मतलब है कि किसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, इसे साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कोशिका के विज्ञान का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो याद रखेगा, इसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी, या सीधे सीधे आप इसे कोशिका विज्ञान भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम शॉर्टकट में कोशिका विज्ञान ज्यादा आसान हो जाएगा। साइटोलॉजी इंपॉर्टेंट शब्द है, या कहीं कहीं पे कोशिका जैविकी एक नया शब्द है, कोशिका जैविकी। ठीक है, ये मैं 2-3 क्यों बता देता हूं, क्योंकि जब मैं पेपर देखता हूं ना और एग्जामिनर के बारे में सोचता हूं, तो सोचता हूं कि एग्जामिनर कितना अंदर जाके सोच सकता है, क्योंकि वो कोशिका विज्ञान ऑप्शन में नहीं देगा। अगर देगा तो हर बच्चे के लिए आसान हो जाएगा ना, तो साइटोलॉजी ऑप्शन में देगा। साइटोलॉजी अगर नहीं दिया तो एक नया ऑप्शन दे सकता है, कोशिका जैविकी। ये भी लोग नहीं जानते, इसे सेल बायोलॉजी बोलते हैं। ये कोशिका जैविकी जो शब्द है, इसके लिए इंग्लिश शब्द आता है सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी शब्द आता है, तो ये अभी आप ध्यान में रखेंगे। अब तक दोस्तों मैंने आपको 8 विषय पढ़ा दिया, विधिवत पढ़ा दिया। ये हमारा 9वां विषय है। ठीक है, उस 8 विषय में आपको डिटेल में प्राचीन इतिहास पढ़ा दिया गया है, इसी तरह से मध्यकालीन इतिहास पढ़ा दिया गया है, इसी तरह से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा दिया गया, इसी तरह से पूरा संविधान पढ़ा दिया गया है, पूरा संविधान। और ये सब पढ़ते हुए हम लोग करीब 230 लेक्चर में हम लोगों ने इतना पढ़ा, 230 लेक्चर। ठीक है, 230 लेक्चर। फिर यहां पे आ गए हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ने, पूरा 100 लेक्चर में विश्व का भूगोल पढ़ाया, 125 लेक्चर में भारत का भूगोल पढ़ाया। उसके बाद इसी तरह से लगभग 45 लेक्चर में आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाया, लगभग 40 लेक्चर में आपको रसायन विज्ञान पढ़ाया, 40-45। तो ये सब करते हुए हम पहुंच गए अपने 550 लेक्चर पे। ठीक है, 550 लेक्चर अब तक दे चुका हूं। अब 551 से फिर हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ना आरंभ किया। एक क्लास में 30 सवाल में पढ़ाता हूं, ज्यादा नहीं। जैसे बूथ से घड़ा भरता वैसे पढ़ाते हुए अब तक हमने 16,500 सवाल कवर करा दिया। तो आप जाके वीडियो देखिए, एक एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप जाके वहां से तैयारी कीजिए, बहुत बढ़िया तैयारी होगी। कई बार बच्चा कहता है सर किस एग्जाम के लिए, आप बता दो एक क्लास पढ़ के कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं बायोलॉजी में? क्या मैंने कहीं इधर उधर की बातें किया? आपका 2-4 मिनट भी मैं जाया नहीं करता हूं। एक बार क्लास स्टार्ट हो जाती है, 1 मिनट भी मैं समय व्यर्थ नहीं करता। और इतना स्पीड मेंटेन करने की, अब सोचो ना, इतना डिटेल में पढ़ाने के साथ भी एक क्लास 30-40 मिनट की होती है, जबकि 30 सवाल तो पढ़ाता ही हूं और इतना कुछ लिखना भी पड़ता मुझे। अगर केवल टिक करना होता एग्जाम में तो सोचो 30 सवाल करने में आपको 3 मिनट का समय भी नहीं लगता, क्योंकि सीधा सवाल सीधा जवाब। हाँ, कुछ बच्चे कहते जरूर हैं कि सर आपके पढ़ाने में कभी हमको ऑप्शन नहीं दिखता है। क्या करोगे ऑप्शन लेके? सही उत्तर मैं बता ही रहा हूं। 3 गलत बात मैं आपको नहीं बताता हूं, उसी के लिए आप नाराज रहते हैं कि सर ऑप्शन नहीं दिया। अरे ऑप्शन 4 होता तो एक तो सही उत्तर होता, कोई भी ABCD में से कोई एक सही उत्तर होता, बाकी 3 तो गलत होता ना। तो 3 गलत पढ़ने के लिए आप इतना इच्छुक हैं कि नितिन सर वो 3 गलत वाला क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अरे भाई सही जानो, गलत जान के क्या करोगे? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। करा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल। किडनी का अध्ययन दोस्तों ये हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो याद रखेगा किडनी के, इसके लिए हिंदी में तो बड़ा आसान सा वृक्क विज्ञान, लेकिन वो परीक्षा में आएगा नहीं, नेफ्रोलॉजी शब्द मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक तो शब्द मिलेगा वृक्क विज्ञान। ठीक है, वृक्क विज्ञान। ठीक है, लेकिन ये शब्द मिलेगा नहीं। किडनी का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी होता है दोस्तों। तो यही शब्द मिलने वाला है आपको, एकदम पक्का यही मिलेगा, क्योंकि एकदम सीधा सटीक इसका उत्तर है। तो यहां पे मैं, मेरे लायक कुछ एक्सप्लेन करने लायक कुछ है भी नहीं। जहां जरूरत होता है एक्सप्लेन करने की वहां मैं करता हूं। ठीक है, तो यहां कुछ है नहीं, इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं आपको। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, सीधे लिखा है देखिए, पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन। जहां पर्यावरण की बात आ जाएगा वहीं पर इकोलॉजी शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? इकोलॉजी। ठीक है, यह इकोलॉजी की बात आ गई। अच्छा, कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, सर इसको एनवायरमेंट कहें कि इकोलॉजी कहें? देखिए, कभी भी संबंध अगर जानवरों के परिप्रेक्ष्य में दे रहा है,
पर्यावरण के संबंध और किसके लिए दे रहा है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन की बात कर रहा है। चाहे जानवर किसकी बात कर ले तो याद रखिए इस सब को इकोलॉजी में डाल के रखिएगा, ठीक है, इकोलॉजी, इकोलॉजी। और इसके लिए हिंदी में शब्द आएगा पारिस्थितिक विज्ञान, पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द आ जाएगा, ठीक है, ये शब्द आ जाएगा हिंदी में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इकोलॉजी वैसे मिलेगा तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आपके लिए एक सवाल लाएगा, ठीक है, इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, इकोलॉजी का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है। भाई कुछ सवाल दूंगा तो इसी बहाने आप कमेंट करेंगे, नहीं तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं आपका कमेंट कभी आता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा सोचते होंगे क्या होगा तारीफ करके, चलो पढ़ा रहे हैं, अपने लिए पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं ना। विज्ञान की शाखा चिरोपोडी, देखिए यहां लिखा है चिरोपोडी और यहां लिखा है पोडिएट्री, ठीक है, दोनों अलग अलग शब्द है, ठीक है। कह रहा है इसके अंतर्गत शरीर के किस भाग से संबंधित है, तो चिरोपोडी जो शब्द है दोस्तों ये पक्षियों के पैरों से संबंधित है। किससे संबंधित है, लिखिएगा पक्षियों के पैरों से, ठीक है, ये चिरोपोडी जो है। और ये जो पोडिएट्री दे रहा दोस्तों इसे पाद, मतलब पाद का अर्थ भी तो पैर ही होता है, लेकिन दोस्तों इसको क्या कहते हैं, पैरों और टखना के रोग, ठीक है, पैर एवं टखना, टखना जो होता है घुटने का गेंद होता है, ठीक है, घुटने का, ठीक है, रोग, ठीक है, ये जो होता है दोस्तों इसको स्पेशली हम किसके अंतर्गत रखते हैं, इसको पोडिएट्री के अंतर्गत रखते हैं। तो दोनों चीजें आप याद रखें, चिरोपोडी भी याद रखेगा, ठीक है, बल्कि आप इसको सीधा सीधा पैर कह लीजिए, ठीक है। चिरोपोडी में याद रखेगा पैरों से संबंधित, ठीक है, ये पैरों से संबंधित है दोस्तों चिरोपोडी। और बाकी जो था वो पैर और टखना, टखना दोस्तों ये घुटने का जो गोल वाला हिस्सा होता है, टखना इसको बोलते हैं। तो इसका अध्ययन दोस्तों किया जाता है। ये भी अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है। कुछ चीजें ना जब मैं आपके लिए सवाल बनाता हूं तो मेरे लिए भी नए नए सवाल मिलते हैं। जैसे यही सवाल देख लीजिए, वो मेरे लिए नया मिला, कहा स्वप्नों का अध्ययन, हाँ जो इंसान सपने देखता है, ठीक है, सपने, ठीक है, और सपने हमेशा दोस्तों रात में व्यक्ति देखता है, ठीक है, रात में जब वो गहरी नींद में होता है, ठीक है, गहरी नींद में होता है तो कुछ विजुअल्स उसके सामने आते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, उस विजुअल्स में कभी भी व्यक्ति अनजान व्यक्ति को देख ही नहीं सकता, अनजान व्यक्ति का सपना नहीं आता है, जिसको देखा है व्यक्ति उसी का, वही व्यक्ति हमेशा सपने में दिखाई देता है। तो कुछ इससे संबंधित फिलहाल सवाल हमारा है कि स्वप्नों का अध्ययन दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं ऑनरियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑनरियोलॉजी, ठीक है, नहीं सुना होगा आपने, आज सुन लीजिए, ठीक है। ऑन पहले सब लिखेगा ऑन ऑफ, ठीक है, तो इसको ऑन लिखेगा और उसके बाद लिखेगा रियोलॉजी, ऑन रियोलॉजी, ठीक है, ऑन रियोलॉजी। और ऑन रियोलॉजी जो दोस्तों ये ऑफ होने पे देखा जाता है, ठीक है, ऑफ होना मतलब सोने के बाद, ठीक है, सोने के बाद। तो इससे क्या याद रहेगा, ये ऑन ऑफ वाला शब्द याद रहेगा, ठीक है, यहां पे ऑन लिखा है तो ऑन ऑफ वाला शब्द याद रखिएगा। मुझे भी नहीं याद हो रहा था, मैंने इस तरह से एक फार्मूला बनाया तब जाके दोस्तों थोड़ा सा दिमाग में बैठा कि आएगा तो ये चीज होना है, ठीक है। और इतनी छोटी सी बात याद रखेंगे ऑन ऑफ ना, बस एग्जाम में आपका काम हो गया। एग्जाम में आपको अपने आप याद आ जाएगा कि ऑनरियोलॉजी की बात सर आप कर रहे थे, वो ऑफ होने के बाद देखा जाता है। बस ये तो छोटी छोटी बातें हैं। कह रहा पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन, सोच समझ के बताइएगा, पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। अच्छा, कुत्तों के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों, कुत्तों के काटने से रोग, कौन सा रोग होता है, तो उस रोग को हम कहते हैं रेबीज। क्या कहते हैं दोस्तों, रेबीज, ठीक है। और रेबीज ऐसा होता है कि इसमें व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। कहीं भी वो पानी देखेगा ना तो उससे दोस्तों क्या होता है, वो डर जाता है पानी से, मतलब एकदम भाग खड़ा होता है, कहीं पानी नहीं दिखना चाहिए, जो दिख जाए चलेगा, पानी नहीं, ठीक है। तो याद रखेगा इसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। जब रेबीज शरीर में फैलता है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, जल से डर, ठीक है, जल, पानी देखेगा आदमी जैसे उसको लगेगा मैं डूब रहा हूं, मैं मर रहा हूं, ऐसा उसको रोग हो जाता है, ठीक है। मुद्दे की बात करते हैं, पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को साइनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइनोलॉजी, ठीक है, साइनोलॉजी। एक चीज और मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, साइटोलॉजी, ठीक है, जिसमें
एक और मैंने पीछे पढ़ा था साइटोलॉजी, ठीक है, भूल गए होंगे, इतना जबरदस्त आप लोग भूलते हैं, ठीक है। साइट, कुछ बच्चा सोच रहा होगा कवक, अरे कवक अलग चीज है, ठीक है, इसमें हम कोशिकाओं के विज्ञान के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको हम साइटोलॉजी बोल रहे थे, ठीक है। कितना तेज यार। और जो कवक आप बोल रहे हो माइकोलॉजी है, ठीक है, तो याद रखिएगा कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान है था। इतना तेज आप भूलते हैं ना कि मतलब तारीफ करना पड़ेगा आप लोगों का कि क्या गजब आपकी स्पीड है। अभी पढ़ा रहा हूं अभी भूल गए। आपको सर इतना कैसे पता चलता है? अरे मैं आपके रग रग से वाकिफ हूं, आपको पढ़ा रहा हूं और अपने बच्चों के बारे में मैं ही नहीं जानूंगा। करा कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी शब्द आता है। पक्षियों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? तो सब लिखेगा ऑर्निथोलॉजी। क्या दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी ये किससे संबंधित है? ये पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है, पक्षियों का विज्ञान है, इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों सौरोलॉजी, ये तो आपने सुना ही नहीं था आज तक। ईमानदारी से बताऊं, ये मैं जब क्लास बना रहा था मुझे भी ये शब्द पहली बार सुनने को मिला। अब कुछ लोग सोचेंगे नितिन सर तो अपने बारे में बताते हैं, लगता है इनको ये पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ना पड़ता है। अरे पढ़ना ही पड़ता है, पेट से सीख के थोड़े आया हूं, अभिमन्यु नहीं हूं भैया। मेरा नाम नितिन गुप्ता है, मैं अर्जुन पुत्र नहीं हूं, समझ रहे हैं ना। द्रौपदी माता नहीं है कि हमको पेट में सिखा दी थी, यहां आने के बाद सब सीखा हूं। बात को समझिएगा, आपको पढ़ाने के लिए मेहनत करता हूं तो इसमें आपका भी फायदा होता, मेरा भी होता। मेरा क्या फायदा है? ये सवाल मुझे पहली बार मिला। सौरोलॉजी, सौरोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत हम लोग छिपकली का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? छिपकली का, ठीक है, लिजार्ड, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों छिपकली का अध्ययन, ठीक है, छिपकली का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, सौरोलॉजी से बोलते हैं, ठीक है। नया मिला। हाँ ये पता था मुझे, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसके अंतर्गत कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, कीट, ठीक है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, ये बहुत पॉपुलर सवाल है, ये एंटोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसमें कीटों का अध्ययन करते हैं और इसे कहा जाता है कीट संवर्धन। एक शब्द आपको मिलेगा एग्जाम में, कीट संवर्धन किसे कहते हैं बताइए? कीट संवर्धन, ठीक है। कीट संवर्धन का मतलब क्या है? किसी चीज का संवर्धन मतलब होता है उस चीज को बढ़ाना। तो कीट संवर्धन, सर कीट को बढ़ाने की क्या जरूरत? अरे कीट से बहुत कुछ मिलता भैया, जैसे रेशम कीट देख लो, उससे रेशम प्राप्त होते हैं, सहतूत के वृक्ष पे पाले जाते हैं, तो रेशम हो गया, लाख हो गया, सब कीट से मिलता है भाई। तो इसलिए कीट संवर्धन की जरूरत पड़ता है, यानी कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान, ठीक है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ठीक है। ये सब याद रखेंगे, तो इसलिए इसका अध्ययन करना पड़ता है। अगला सवाल देखिए, करा मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ी, जी हाँ दोस्तों, मकड़ी के पास टांग पूछ देता है दोस्तों। पहली बात, मकड़ी कीट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मकड़ी कीट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मकड़ी के पास होता है 4 जोड़ी पैर, ठीक है, 4 जोड़ी पैर होता है और ये जोड़ी इन्हीं को अलग करता है, उस आधार पर ये अलग हो जाता है। तो मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं अर्कनोलॉजी। क्या बोलते हैं? अर्कनोलॉजी, ठीक है, अर्कनोलॉजी बोलते हैं मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन, अर्कनोलॉजी, ठीक है, अर्कनोलॉजी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे जरा दोस्तों कि जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत उभयचरों, ठीक है, उभयचरों एवं सरीसृपों, ठीक है। देखिए उभयचर का मतलब हो गया ऐसे जीव जो जल और थल दोनों पे रहते हो, लेकिन सरीसृप का मतलब हो गया ये तो सीधा सीधा रेप्टाइल की बात कर रहा है, ठीक है। रेप्टाइल किसकी बात कर रहा है दोस्तों? ये सीधा सीधा रेप्टाइल की बात कर रहा है, रेंगने वाले जीव, ठीक है, रेंगने वाले जीव, ठीक है, ये तो रेप्टाइल की बात कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि कौन सी शाखा है जिसमें दोनों का अध्ययन किया जाता है? उभयचरों का भी अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ सरीसृपों का भी अध्ययन किया जाता है। इसे हम कहते हैं हर्पेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ठीक है, हर्पेटोलॉजी, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे दोस्तों सर्प का अध्ययन, ठीक है, क्या पूछ दे? सर्प का अध्ययन, तब आप क्या बताएंगे?
तब आप सर्पेंटो, तब इसी सर्प की जगह सर्प से बन जाएगा सर्पेंटो। अब देखिए सर्प का इंग्लिश स्नेक शब्द होता है, लेकिन यहां सर्पेंटोलॉजी शब्द है, सर्पेंटोलॉजी। जबकि सांप को हम क्या बुलाते हैं दोस्तों, जबकि हम सांप को बुलाते हैं स्नेक, तो स्नेकलॉजी नहीं है, सर्पेंटोलॉजी, सर्प का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। और ये जो शब्द दे दिया हर्पेटोलॉजी, इसमें खास करके रेप्टाइल की बात करते हैं। रेंगने वाले जीव में बहुत कुछ आता है, रेंगने वाले जीव में बहुत कुछ आते हैं, कोई जरूरी नहीं कि रेंगने वाला जीव सांप ही हो, ठीक है। सांप रेप्टाइल की कैटेगरी में आता जरूर है, लेकिन सरीसृप में बहुत कुछ आते हैं, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कर मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। वो पीसी कल्चर की तरफ मत चले जाइएगा, अलग है। वैसे आप तमाम तरह की कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, पीसी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ठीक है, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये सब भी मैं पढ़ाऊंगा, समय आएगा, पहले यहां ध्यान दीजिएगा। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है इक्थियोलॉजी। क्या बोलते हैं, इक्थियोलॉजी, ठीक है, इक्थियोलॉजी, ठीक है, इक्थियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को इक्थियोलॉजी बोला जाता है। आगे देखिए, करा टॉक्सिकोलॉजी किसे कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिक की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, एक टैक्सोलॉजी था, एक पीछे आपने पढ़ाया था टैक्सोलॉजी, वर्गीकी की बात किया था हमने। टैक्सोलॉजी में हम लोगों ने किसकी बात किया था, वर्गीकी की बात किया था। यहां टॉक्सिकोलॉजी है, यानी सांप के जहर का अध्ययन यहां पे किया जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा सर्प के जहर का अध्ययन, ठीक है, सर्प के जहर का अध्ययन यहां पे किया जाता है, ठीक है। वह कौन सा सर्प है जिसके अंदर जहर नहीं होता, तो अजगर, अजगर घोंट जाता है लेकिन अजगर में जहर नहीं पाया जाता है। कर वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा क्या कहलाती है। वृद्धावस्था एकदम अलग सवाल दे दिया, एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को दोस्तों क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कुल मिला जुला के वृद्धों से संबंधित विज्ञान, ठीक है। ये कहना चल रहा है वृद्धों या बुजुर्गों, ठीक है, बुजुर्गों से संबंधित विज्ञान, ठीक है। इतना सिंपल बात को इतना कठिन बना दिया कि आदमी हैरान हो जाए, कुछ पल के लिए मैं ही कंफ्यूज होगा इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है जेरेंटोलॉजी। क्या उत्तर है इसका उत्तर, जेरेंटोलॉजी, ठीक है, जेरेंटोलॉजी इसका जवाब है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें बुजुर्गों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, सीधा सीधा याद रखेंगे। कर मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, जितने भी जंतु हैं उस जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, और साथ ही साथ कह रहा है कि मानव के साथ। अब बताइए जूलॉजी होगा कि बायोलॉजी होगा, दोनों नहीं होगा, यहां होगा इथोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, इथोलॉजी शब्द हो जाएगा, जूलॉजी बायोलॉजी नहीं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं। इसी तरह कहता है नैतिक आचार एवं कर्तव्यों का अध्ययन। अब आप कहेंगे सर ये कैसा सवाल है, सुनिए ना, नैतिक आचार व्यवहार एवं कर्तव्यों का अध्ययन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बताइए क्या यह भी विज्ञान की शाखा है जिसमें मोरल जो चीजें होती हैं उनका अध्ययन भी किया जाता है। हाँ यह भी शाखा है, इसको लेकिन विज्ञान की शाखा नहीं है, इसको हम एथिक्स बोलते हैं। भाई मोरल होता है ना, जैसे अगर किसी को चोट लगा है, जैसे डॉक्टर धर्म के आधार पर किसी को ट्रीटमेंट नहीं देता है। भाई वो डॉक्टर का धर्म है एथिक्स को फॉलो करना, और एथिक्स क्या कहता है, व्यक्ति की चाहे जैसा पहले उसका जान बचाया जाए। डॉक्टर भगवान है उसको, जैसे एक शिक्षक है, हम एथिक्स पे काम करते हैं, हम किसी एक वर्ग के लोगों को ज्ञान नहीं देते, वो आधार नहीं। आप यूट्यूब पढ़ रहे हैं, आपको निःशुल्क ज्ञान मिल रहा है ना, क्या मैंने कोई कंडीशन लगा रखा है, नहीं। तो ये चीजें दोस्तों एथिक्स कहलाता है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह एक शब्द आता है इथनोग्राफी। अभी जो आप देख रहे हैं इथोलॉजी है ना, एक शब्द लिखेंगे परीक्षा में आता है इथनोग्राफी का संबंध किससे। तो इथनोग्राफी जो दोस्तों किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को कहा जाता है, इथनोग्राफी लिखिएगा। नहीं इसका उत्तर तो ही हो जाएगा, इधर लिख दे रहा हूं, इथनोग्राफी। इसमें क्या होता है, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन,
किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, याद रखेंगे। करा पैलियो वनस्पति, ठीक है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन, इसे पैलियोग्राफी भी कहा जाता है। और आपसे पूछ दिया कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो एक तरह से पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसका अध्ययन करते हैं, पादप जीवाश्म का, इसे पैलियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी, ठीक है। तो याद रखेगा पादप विज्ञान का अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति, कहीं भी पैलियो शब्द मिल जाएगा तो उसका संबंध जोड़िएगा जीवाश्म से, ठीक है। तो याद रखेंगे यह पादप जीवाश्म है, वनस्पति पादप को कहा जाता है, तो ये चीजें भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ज्यादा नहीं दोस्तों, 30 सवाल ही लेकर आता हूं और ये 30 सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कम से कम इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। हमने एक कॉमन प्लेलिस्ट बना रखा है, संपूर्ण सामान्य अध्ययन, तो पूरा ये 553 लेक्चर जो आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा लेक्चर आपको एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास कुछ नए नए बैच भी हैं। इस बैच में आपको डेमो क्लास दिया गया है। मैं बुलाता हूं बच्चों को, कहता हूं पहले डेमो देख लो यार, फ्री में दिया हूं, पहले पेड वाली क्लास का जो फ्री लेक्चर है वो पढ़ लो, बाद में परचेज कर लेना, ठीक है। तो एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, आइए हम लोग काम करते हैं मेहनत से। ये आपको जो डेमो है दिखेगा, ये हमारा एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, इसे डाउनलोड कर लीजिए। बीच में मेरी फोटो लगी होगी, पहचान है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड, सारी क्लासेज आपको इसी पे मिल जाएगा। ऐप चलाना बहुत आसान है, जैसे इंस्टॉल करेंगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई दिक्कत हो परेशानी हो कॉल कर सकते हैं। इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के रिगार्डिंग दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। पीडीएफ के रिगार्डिंग दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है वैदिकी, ठीक है। तो वैदिकी ऐप है, इस नाम से वेबसाइट भी है, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नंबर नोट करेगा 9026156165, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर लीजिए तो आपको इस वाली क्लास की पीडीएफ की जानकारी मिल जाएगी। पूरा 500 लेक्चर जो है ना, वो सभी पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएगा। फ्री वाला भी मिल जाएगा और प्रिंट फॉर्मेट में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक निवेदन है, क्लास अच्छी लगी हो तो कम से कम लाइक कमेंट आप जरूर करें, निवेदन आप सभी से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना बहुत बड़ा काम हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता आप शेयर कर पाएंगे। लाइक कमेंट, लाइक सबसे कम समय लगेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा समय है तो कमेंट कर दीजिए, और ज्यादा समय है तो शेयर कर दीजिए, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरी खुशी के लिए कुछ काम कर लिया करिए, मैं आपकी खुशी के लिए कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरी खुशी का भी ध्यान आप रखें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।